हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हो आप सब? आज शुरू करते हैं आपके सीए फाउंडेशन टारगेटिंग नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको भी पता चल जाएगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 में तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज कर रहे थे ना उस समय। तो ब्रिटिशर्स ये एक्ट हमारे लिए लेके आए। पर ऐसा क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ब्रिटिशर्स को कि उनको हमारे लिए ये एक्ट बनाना पड़ा? अब ब्रिटिशर्स आए थे इंग्लैंड से, उन्हें राज करना था इंडिया में। तो यहाँ पर जो यूजेज थी, जो हिंदू लॉ था, मुस्लिम लॉ था, वो उन्हें समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि उनके आने से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट्स तो बनते ही रहे थे, डिस्प्यूट्स भी होते थे। तो वो इन हिंदू लॉ, यूजेज, कस्टम्स, मुस्लिम लॉ, इनसे गवर्न होते थे। प्रिंसिपल्स वही थे जो आज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और एक और रीजन था, उन्हें यूनिफॉर्मिटी लानी थी, उन्हें पूरे देश पे राज करना था, उन्हें एक ही जैसा कानून चाहिए था अपनी दिक्कतें कम करने के लिए। तो उन्होंने हमारे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया। अब जब उन्होंने हमारे लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया, तो मजे की बात यह है कि इंग्लैंड में उस समय कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ही नहीं। तो क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे, या डिस्प्यूट्स नहीं होते थे, या कोई केसेस नहीं होते थे कोर्ट के सामने? सब कुछ होता था। तो वो डिसाइड कैसे होते थे? वो डिसाइड होते थे इक्विटी, जस्टिस और रीजनेबलनेस पे। मतलब एक रीजनेबल आदमी, एक कॉमन सेंस और लॉजिक वाला आदमी उस सिचुएशन में जस्टिस, न्याय को ध्यान रखते हुए क्या करेगा, वही ध्यान रखते हुए जजेस अपने फैसले दिया करते थे। तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ नहीं है, वही है कि कोई भी सिचुएशन हो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट की, उस समय एक रीजनेबल आदमी जस्टिस और इक्विटी को ध्यान में रखते हुए क्या डिसाइड करेगा। और ये कोई रीजनेबलनेस, इक्विटी, जस्टिस कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। वर्ड्स थोड़े भारी भारी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमें पता है। एक आम आदमी जब अपने लॉजिक के साथ सोचता है, थोड़ा सा न्याय की तरफ सोचता है कि सबको, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ जस्टिस हो, तो वो वही डिसाइड करता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। और आज भी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई डिस्प्यूट होता है या हमें कुछ उसको इंटरप्रिटेशन समझनी होती है, तो हम लोग सीधा मुंह करते हैं उन इंग्लिश जजमेंट्स की तरफ। आज भी आप आगे अपने कोर्स में देखेंगे कि कितनी इंग्लिश जजमेंट्स हम लोग आज भी इंडियन कोर्ट्स में इस एक्ट को समझने के लिए यूज करते हैं। और क्या है उन इंग्लिश जजमेंट्स में? यही तो है कि एक रीजनेबल आदमी उस सिचुएशन में कैसे डिसाइड करेगा। अब मैंने आपको ये सब कुछ क्यों बताया? इसलिए क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, पर हमने तो ये सब कभी पढ़ा ही नहीं है। कैसे समझ में आएगा? ओ माय गॉड, ये कैसे होगा? ये वाला एग्जाम हम लोग कैसे लिखेंगे? ये बिल्कुल भी इस पे डरने वाली बात नहीं है। लॉ होता क्या है? लॉ को अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं, तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस कोडिफाइड। एक कॉमन सेंस में जो एक इंसान करेगा, उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे लिख देते हैं, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी रहे और कोर्ट्स को इजी रहे, लोगों को इजी रहे। और ऐसे ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर हम रीजनेबली सोचेंगे, जो कि रीजन हम सबके पास है, रीजन मतलब सोच समझ हम सबके पास है, तो बहुत ही आसानी से ये एक्ट भी समझ में आ जाएगा और इसमें क्यों, कैसे और क्यों डिसाइड हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस का डिवीजन कैसे है। सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रोविजंस है। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब नहीं होता है, इस तरह के, जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
सेकेंड सेक्शन 76 से 123 सेल ऑफ गुड्स के बारे में। सेल ऑफ गुड्स मतलब जब सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब कैसे लॉ होगा। 1930 में ये सेक्शंस यहाँ से हटाकर एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आपके फाउंडेशन सिलेबस का नेक्स्ट पेपर है। उसके बाद कुछ सेक्शंस और हैं जो आपके नेक्स्ट लेवल, जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे तो इंटरमीडिएट पे आएंगे। ऑलराइट, और लास्ट सेट ऑफ सेक्शंस सेक्शन 239 से 266 जो पार्टनरशिप को गवर्न करते थे 1932 में, उसका भी एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट, वो भी आपके फाउंडेशन के कोर्स में ही है। तो ये तीनों एक्ट बिल्कुल भी इनमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक बिल्कुल रीजनेबल और लॉजिक के साथ सोचेंगे तो बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएंगे और बिल्कुल सही जजमेंट पे पहुंचेंगे। और ये प्रूव करने के लिए हम लोग अब कुछ सिचुएशंस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सिचुएशन के साथ। ये एक नेटफ्लिक्स शो है मनी हाइस्ट, हो सकता है आपने देखा हो या इसके बारे में सुना हो। कुछ इंडियन तड़का लगा के इसकी एक स्टोरी बनाते हैं। ये कुछ लोग मिलते हैं जो अपना नाम बदल लेते हैं, टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी वगैरह वगैरह। अब ये लोग मिलके क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम लोग बैंक ऑफ स्पेन को लूटेंगे। बहुत प्लानिंग, बहुत प्लॉटिंग, बहुत स्ट्रैटेजी होती है। अब काम भी तो इतना बड़ा करना है ना, लेकिन एट द एंड वो सारी प्लानिंग सक्सेसफुल रहती है और वो लोग बैंक लूट के बाहर आ जाते हैं। और वो पैसों से भरा हुआ बैग टोक्यो के हाथ में होता है। टोक्यो थोड़ी सी शरारती है और वो सारा पैसा देख के उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो पैसों का बैग लेके पतली गली से निकल लेती है, क्योंकि अब वो पैसा वो सबके साथ बांटना नहीं चाहती है। अब आप मुझे बताइए, क्या बाकी लोग इस सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हैं? क्या कानून उन्हें उनका पैसा वापस दिलवा पाएगा? चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। इनसे मिलिए, ये है टप्पू सेना। इनका बहुत ही बढ़िया 12th का रिजल्ट आया है, जैसे आप लोगों का आया है। लेकिन एज प्रॉमिस्ड, जैसे इनके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था, बढ़िया रिजल्ट आने पे इनकी पसंद का स्मार्टफोन दिलवाएंगे, वो अब नहीं दिलवा रहे हैं। अब ये चले गए हैं भूख हड़ताल पे। अब इस सिचुएशन में सोचिए, क्या कानून में, लॉ में कुछ हो सकता है इन बच्चों को मोबाइल दिलवाने के लिए? नहीं, इमोशनल होकर नहीं सोचना है। मुझे पता है आप लोगों में से भी कुछ के अंदर ये दुख हो सकता है, आई अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा लॉजिक से सोचते हैं, क्या कुछ हो सकता है? क्या पेरेंट्स को लीगली कुछ करा जा सकता है कि वो नहीं बच्चे को मोबाइल दिलवाना ही है? शायद आंसर आपको भी पता है। एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स मान गए मोबाइल दिलवाने के लिए और फटाफट पापा का अमेज़ॉन अकाउंट खोल के आपने अपनी पसंद का बेस्ट स्मार्टफोन ऑर्डर कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट भी ट्रांसफर कर दी। अब आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका फ़ोन आएगा, आपका फ़ोन आएगा, आपका फ़ोन आएगा। डिलीवरी बॉय बेल रिंग करता है, आप भाग के एकदम से गेट खोलते हो और उस पार्सल को लेते हो। जब जाके आप वो पार्सल को अनबॉक्स करते हो तो आपके दिल के अरमा कुछ आंसुओं में बह जाते हैं, क्योंकि अंदर से निकलती है फेना, साबुन की टिकिया। अब क्या होगा? अब इस सिचुएशन में क्या होगा? आप कुछ कर पाओगे? क्या आप अमेज़ॉन को मजबूर कर पाओगे कि वो आपका फ़ोन डिलीवर करे, नहीं तो पैसे दें? या चुपचाप बैठ जाओगे, चलो जो हुआ भगवान की मर्जी, होनी को कौन टाल सकता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ? नहीं ना, आप ज़रूर इसमें लॉ का, कोर्ट का हेल्प लोगे और इस सिचुएशन को अंडू करके आप ठीक करोगे। लेकिन ऐसा आप पहले दो सिचुएशंस में नहीं कर सकते। ये पता आपको भी है और सबको पता है, और यही एक्ट में लिखा है। ये सिचुएशंस हमने देखी ये समझने के लिए कि अगर हम लॉजिक से सोचें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। ऑलराइट, अब हम सिस्टमैटिकली इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ, जिसमें कि
हमारे पहले कैरेक्टर से मिलिए, ये है जेठालाल और ये है बबीता जी। जेठालाल बबीता जी से कहते हैं, बबीता जी आप मुझसे स्मार्टफोन खरीदेंगी 20,000 रुपए का। जेठालाल जी की मोबाइल की शॉप है बॉम्बे में। बबीता जी कहती है ओके, मैं आपसे स्मार्टफोन खरीदूंगी 20,000 रुपए का। अब जब जेठालाल ने बबीता जी को ऑफर दिया कि आप मुझसे मोबाइल ले लीजिए और बबीता जी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं आपसे मोबाइल ले लेती हूँ, तो दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो गया, एक वादा हो गया कि वो उनको मोबाइल देंगे, वो उनको 20,000 रुपए देंगी। ये दोनों के बीच में वादा हो गया। अब ये जो दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, या हम कहें कि ये जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, रेसिप्रोकल समझ रहे हैं, एक ने प्रॉमिस किया उसके सामने दूसरे ने भी उससे कुछ प्रॉमिस किया, इसी को कहते हैं अग्रीमेंट। दोनों अग्री कर गए एक बात के ऊपर कि ये फोन देगा, ये पैसे देगी, ये इसे इन दोनों प्रॉमिस को मिलके कहते हैं अग्रीमेंट। द प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द साइड्स इज एन अग्रीमेंट। हमने एक नई टर्म सीखी, अग्रीमेंट। अब आगे चलते हैं। जेठालाल जी ने बबीता जी को फोन के लिए तो ऑफर दे दिया, पूछा उनसे कि क्या वो लेंगी, वो मान भी गई, ऑलराइट, और एक अग्रीमेंट हो गया। अब जेठालाल ने सोचा लगे हाथ एक और बात पूछ लेता हूँ। उन्होंने बबीता जी से पूछा, बबीता जी मैं शाम को मूवी चलेगी आप मेरे साथ? बबीता जी कहती है ओके, मैं आपके साथ मूवी चलूंगी। अब क्या होता है, शाम को जेठालाल पिक्चर की टिकट लेके थिएटर के बाहर खड़ा है, बबीता जी आएंगी, बबीता जी आएंगी, बबीता जी आएंगी, लेकिन बबीता जी नहीं आई। क्या जेठालाल कुछ कर पाएगा? आराम से सोचिए, इस सिचुएशन में कुछ हो सकता है। ये सिचुएशन कुछ वैसी ही है जैसे मम्मी बेटे से, बच्चे से कहें बेटा आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के राजमा चावल बनाऊंगी। बच्चा कोचिंग से खुश होके फटाफट घर की तरफ भाग रहा है, राजमा चावल मिलेंगे, और जाके मिला क्या? खिचड़ी। या फिर आपने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया कि चलो शाम को घूमने चलेंगे, लेकिन वो लास्ट मिनट पे बैकआउट कर गया। या पापा ने आपसे कहा रिजल्ट अच्छा आया बेटा, मन लगा के पढ़ाई की तो तुम्हारी पसंद का मोबाइल दिलवाऊंगा, लेकिन बाद में पापा ने मना कर दिया। आप बताइए इन सब सिचुएशंस में क्या लीगली कुछ किया जा सकता है? क्या लॉ कुछ कर सकता है? या मोर इम्पोर्टेंटली मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि क्या लॉ को कुछ करना चाहिए? जब हम ये बातें कर रहे होते हैं कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, बेटा मैं तुझे मोबाइल दिलवाऊंगा, मैं तेरे लिए ये बनाऊंगी, क्या हम इस समय लॉ के बारे में सोच रहे होते हैं? क्या हम चाहते हैं कि लॉ इस सिचुएशन में कुछ करे? नहीं ना। अगर ऐसा होने लग गया तो सोचिए क्या होगा। ये सब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, रोजमर्रा की बातें हैं हमारी, एक जीवन, एक लाइफस्टाइल है, इसमें लॉ कुछ नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं कि ना करें, ऑलराइट। लेकिन पहली सिचुएशन में जहां हम कुछ कमर्शियली कुछ कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड या अदरवाइज, जैसे कि जेठालाल उनको फोन दे रहे हैं, वो कह रही है हाँ मैं फोन खरीदूंगी। अब अगर वो फोन लेने के लिए मना करते तो होगा ना जेठालाल का नुकसान। या फिर अगर जेठालाल उनको मोबाइल दे दे और वो उनको पैसे देने के लिए मना कर दे तो भी बहुत नुकसान होगा जेठालाल का। तो ऐसी सिचुएशन में तो जेठालाल चाहेगा कि कोई तो आके उसकी मदद करे, कोई तो उसकी हेल्प करे, और यहाँ हेल्प करेगी उसकी लॉ, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कोर्ट्स, इसी लॉ को उस पर अप्लाई करते हुए। तो हमने दो सिचुएशंस में फर्क देखा कि अग्रीमेंट तो दोनों में हुआ, दोनों में एक ने उससे कुछ कहा कि आप ये ऑफर किया, आप ये करेंगे, मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए ये करेंगे। दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया, ओके फाइन, आप ये करेंगे, मैं ये करूंगा। दोनों ने प्रॉमिस कर दिया एक दूसरे से, ये अग्रीमेंट तो दोनों बन गए। लेकिन कानून सिर्फ एक सिचुएशन में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। अब अग्रीमेंट हो गए लेकिन कानून एक में आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट हो और वो एनफोर्सिएबल हो तब वो होता है कॉन्ट्रैक्ट।
एनफोर्सिएबल का मतलब उसे फोर्स में लाया जा सके, उसे लागू करवाया जा सके, वहाँ पे लॉ का कोई रोल हो, वहाँ पे कोर्ट्स आ सके, आपकी हेल्प कर सके, उसे कहते हैं सिंपल भाषा में एनफोर्सिएबिलिटी। सिर्फ वही अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है वो है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अग्रीमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, फिर से स्टेप बाय स्टेप एक बार और इसको समझते हैं थोड़ा धीरे धीरे। सबसे पहले होगा एक ऑफर। क्या आप मोबाइल, फिर से उसी सिचुएशन को लेते हैं, क्या आप मोबाइल लेंगी 20,000 रुपए का? ऑफर को प्रपोजल भी कहते हैं, ये सिनोनिम है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। क्या आप मोबाइल लेंगी? ऑफर। बबीता जी हाँ मैं आपसे मोबाइल लूंगी। उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने से क्या हुआ? दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया। अब जेठालाल उनको देंगे मोबाइल फोन, बबीता जी उनको देंगी पैसे। तो ये हुआ कंसिडरेशन जो वो एक दूसरे को देंगे। नेक्स्ट, जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मतलब एक हाथ ले और एक हाथ दे, ये हुआ, तब वो बना अग्रीमेंट। लेकिन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में यहां एक और सीढ़ी है, और वो क्या है? एनफोर्सिबिलिटी की। वही अग्रीमेंट जो एनफोर्स करवाए जा सकेंगे, जिनको लागू करवाया जा सकेगा, वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर हमने बहुत सारी, इस स्लाइड पे आपको टर्म्स दिखाई दी गई है, डरिए मत। इन टर्म्स को एक एक करके बहुत डिटेल में 1 बाय 1 हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। यहां पे हम सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं, एक पिक्चर का ट्रेलर देख रहे हैं कि इसमें है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है तो पहले ये तो समझ ले कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बस इन टर्म्स से मत डरो, एक एक करके इस टर्म्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होते। अब आप लॉ के स्टूडेंट हो, अग्रीमेंट की जब बात हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट के सिनोनिम नहीं है। अग्रीमेंट अग्रीमेंट है, जो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट है। इनको टर्म्स को लूजली यूज नहीं करना है। ऑलराइट, अब हमने ये तो देख लिया, जब अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होता है तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब जेठालाल बबीता जी को कह रहे हैं कि क्या आप मुझसे स्मार्टफोन लेंगी 20,000 का, वो उन्हें ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, अब बबीता जी जब जेठालाल से कहती हैं हाँ मैं आपसे ये फोन लूंगी 20,000 रुपए का, तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। ऑलराइट, देखिए समझिए, किसी भी अग्रीमेंट को शुरू करने के लिए और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अग्रीमेंट ही आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि कोई ऑफर करे, फिर उसको कोई एक्सेप्ट करे। जैसे कि पिक्चरों में देखा है, पिक्चर की शुरुआत कैसे होती है? एक नॉर्मल करण जौहर की पिक्चरों की शुरुआत कैसे होती है? अगर मैं ऐसे कहूँ तो टिपिकल उसकी पिक्चरों की, एक लड़का अपने घुटने पे बैठ के फूल देते हुए कह रहा है, फूल दिल दे रहा हूं फूल मत समझना, मोहब्बत का बल्ब जलाया है फ्यूज मत करना। अब अगर वो ये ना कहे तो पिक्चर आगे कैसे चलेगी? जब तक वो प्रपोज ना करे, जब तक वो ये ऑफर ना दे तो स्टार्ट कैसे होगा? तो ये तो हुआ प्रपोजल। अब लड़की उसे एक्सेप्ट करेगी तब पिक्चर आगे बढ़ेगी। एक्सेप्ट ना करे, अगर वो लड़की कुछ ऐसा जवाब दे कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, एटम बॉम्ब का जमाना है, उड़ा दो उसको, तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस हुई?
उसने तो उसका प्रपोजल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, तो आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ना। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में पहले आएगा प्रपोजल या ऑफर, उसको एक्सेप्ट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब देखते हैं आगे। लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, अगर मैंने अब ये प्रोजेक्ट लिया है कि आपको नवंबर 2020 का सीए फाउंडेशन क्रैक करवाना है, तो मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको पढ़ाऊं और इस तरह से पढ़ाऊं कि आपका वो एग्जाम क्रैक हो जाए। आपने सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल कर दिया है, तो अब एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप पढ़ें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ें, उसे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब हमें जो करना है, जो हमारे ऊपर बोल दिया गया है, अब हमें करना है उसको। अब इसके आगे प्रीफिक्स है लीगल, मतलब ऑब्लिगेशन लीगल होनी चाहिए। जैसे कि जब पिक्चर पे जाने की बात हुई तो बबीता जी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पिक्चर के लिए जाएं ही जाएं, वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सॉरी, क्योंकि कानून उसमें कुछ नहीं करेगा, ना वो चाहती है कि कानून करे, दोनों ही पार्टीज का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन वही जब फोन की बात थी तो उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन था कि अब वो 20,000 दे और वो फोन ले, और जेठालाल 20,000 ले तो वो फोन उनको बबीता जी को दे। ये हुआ लीगल ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे मैंने पहले समझाया था, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए, उनकी नीयत होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो सोशल लाइफ में, सोशल अग्रीमेंट्स में नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑलराइट, इसीलिए एक बिजनेस और कमर्शियल अग्रीमेंट जैसे हमने देखा फोन बेचने खरीदने का या अमेजॉन डिलीवरी का, वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन होता है और लीगल ऑब्लिगेशन होती है, इसलिए वो एनफोर्स करवाए जाते हैं या करवा सकते हैं, और इसीलिए लीगल ऑब्लिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब अगर इसे दूसरा वर्ड दूं तो एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको सीए बनना है तो उसके लिए आपको सीए के सिग्नेचर करने हैं, अपने नाम के आगे सीए लगाना है, तो उसके लिए आप कॉम्पिटेंट कब होंगे? जब आप सारे एग्जाम्स जो सीए फाउंडेशन ने आपके लिए सोचे हैं, आप उन्हें सक्सेसफुली विद फ्लाइंग कलर्स क्रैक कर लेंगे, तब आप होंगे उसके लिए कॉम्पिटेंट। या आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको 12th क्लियर करना होगा और जो कट ऑफ है उतने नंबर लाने होंगे। ये हुआ कॉम्पिटेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट कब होती हैं? उसके 3 सिचुएशंस हैं। पहला, पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, मतलब पार्टी मेजर होनी चाहिए। माइनर, आपको वोटिंग राइट कब मिलता है? वैसे आप भारत सरकार को कब चुन सकते हैं? 18 साल की एज में ना। when you become 18 you become eligible to vote. Similarly, when you become 18 you become eligible to enter into a contract. All right, next situation, next category है कि आप अनसाउंड माइंड के ना हो। अनसाउंड मतलब साउंड होता है एक नॉर्मल समझ वाला दिमाग है, लेकिन अनसाउंड हुआ उसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप कोई है, लड़का है, वो बहुत मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल साउंड माइंड का है, लेकिन उसने एक्सेसिवली ड्रिंक कर लिया है, तो अब उसकी समझ पे थोड़ी सी कमी आ गई, वो समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। इसलिए कहते हैं ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों कहते हैं? नॉर्मली भी तो ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्रिंक करने पे ड्राइव क्यों मना करते हैं? क्योंकि उस समय आप कहाँ से गाड़ी आ रही है, कब रेड लाइट है, ओवरटेक तो नहीं कर रहा कोई, आप गलत ना कर लें, कुछ गलत टर्न ना ले लें, बेसिकली अपना या किसी और का नुकसान ना करते। वैसे ही जब आप अनसाउंड माइंड में हो, किसी बीमारी की वजह से या किसी और रीजन से,
तो आप अपना और सामने वाले का नुकसान ना करते। आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, थर्ड है अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून कुछ कैटेगरीज को अदरवाइज भी तो कह सकता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एलियन एनिमी, हमारी कंट्री किसी और कंट्री से वॉर पे है, तो अभी रिसेंट एग्जांपल लेते हैं ना इसके लिए। सपोज चाइना के साथ हम लोगों का ऑलमोस्ट हम लोग वॉर फ्रंट पे एकदम फेस टू फेस है, ठीक है, और मोदी सरकार ने इस बार कह दिया है कि बस अब तो चाइना के साथ बातचीत बंद, कुछ नहीं करना। उनके सारे ऐप्स टिकटॉक ये वो बंद कर दिए। आप में से भी बहुत लोग हो सकता है दुखी हो जो टिकटॉक पे थे या और कुछ यूज कर रहे थे। तो क्या किया गवर्नमेंट, सोच समझ के पॉलिसी डिसीजन लेके कुछ कैटेगरीज को डिस्क्वालीफाई कर सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सपोज अब ये हो जाए कि आप किसी चाइनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं रही, वो वाली पार्टी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑलराइट, माइनर, अनसाउंड माइंड, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आर नॉट कॉम्पिटेंट पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एक कैटेगरी को अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जिससे हमें ये याद हो जाए, एक सिंपल सी स्टोरी सुनते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है डीजी। ऑलराइट, ये एक आदमी के पास जाता है जो मनी लेंडर है, उसको बोलते हैं बी। डीजी गया बी के पास। डीजी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसने उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया और कुछ पैसे बी से ले लिए। अब हुआ क्या, ये जो डीजी था ही इज अ माइनर, वो उसकी एज 18 साल से कम की थी, इसलिए ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी अभी हमने देखा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब डीजी कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता। अब बी रो रहा है, अरे भाई प्रॉपर्टी भी नहीं देगा, चल पैसे दे दे। नहीं देता, पैसे तो खा पी के खत्म एकदम, कुछ नहीं। अब बी कह रहा है तू प्रॉपर्टी भी नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। वो कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने कहा सॉरी सर, वो एक माइनर है, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, पैसे उसके पास है नहीं, प्रॉपर्टी हम उसकी बिकवा नहीं सकते क्योंकि इज नॉट अ पार्टी टू कॉम्पिटेंट पार्टी, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एनफोर्स कर नहीं सकते, आप अपने घर जाइए, इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन के मैंने आपको फैक्ट्स की बहुत सिंप्लीफाइड स्टोरी बताई है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। धर्मोदास घोष मतलब हमारी स्टोरी का डीजी, और मोहरी बीबी है यहाँ पर इस बी ब्रह्मदत्त की वाइफ। ये केस है 1903 का और आज भी सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड केस है। 1872 में हमारा एक्ट आया था, तो ये बहुत ही उस टाइम का पुराना केस है। अब ये केस सुनने के बाद अगर आप में से कुछ शरारती बच्चों के मन में ये आ रहा है, क्योंकि जब मैंने अपने लॉ स्कूल में ये केस सुना था तो मेरी क्लास में भी हम सब के मन में ये एक आया था, अरे अभी तो मैं माइनर हूँ, मतलब मैं कुछ भी करूँ, मतलब मैं जाऊँ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसको तो नहीं पता ना माइनर हूँ, मैं करूँ, मैं पैसे लूँ, खत्म, मुझे कुछ करना ही नहीं है, बच जाऊंगा मैं। आ रहा है ना आपके मन में, सच सच बताइएगा। देखो बच्चों, जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ऑलराइट, माइनर यहाँ पे था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको सजा नहीं हो सकती। आईपीसी अभी भी है, इंडियन पीनल कोड अभी भी है। ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया ना, तो वहां पक्का सजा हो जाएगी। तो ये मत सोचना कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ऐसे ऐसे होता है, मोहरी बीबी मैंने केस पढ़ लिया, बस अब तो मैं इसी का यूज करूंगा और कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। नहीं, ठीक है, बाकी लॉज अभी भी हैं, उनमें कैसे कैसे क्या क्या सजा होगी ना, ये आप उन एक्ट को पढ़ना तो पता चलेगा और आप
हिम्मत मत करना ऐसा कुछ करने की। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैं एक स्टेटमेंट कहती हूँ, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी, तुम उस ABC का मर्डर कर दो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो, उसका मर्डर कर दो ABC का। ऑलराइट, अब आप क्या करते हो, उस ABC का मर्डर कर देते हो और मैं आपको पैसे देने के लिए मना कर देती हूँ, तो लॉ इसमें कुछ करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप जो उसका मर्डर कर रहे थे वो अनलॉफुल था। वैसे ही अब मैं आपको पैसे दे देती हूँ और आपको बाद में डर लग जाता है और आप सोचते हो शिट, पुलिस पकड़ के ले गई तो मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मैं CA कैसे बनूंगा। आप बैकआउट कर देते हो, आप मर्डर नहीं करते। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इस सिचुएशन में क्या लॉ मेरी हेल्प करेगा? पैसे तो मैंने आपको दे दिए, मैंने कोर्ट में कहा योर लॉर्डशिप मैंने पैसे दे दिए, उसने मर्डर नहीं करा, क्या करूं? या पहले वाली सिचुएशन में आपने कहा मैंने मर्डर कर दिया, ये मुझे पैसे नहीं दे रही हैं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें आप एक बात समझो, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन एक अग्रीमेंट में ये कोरिलेशन में है। जो एक के लिए कंसिडरेशन है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में जब मैंने आपसे कहा, यहाँ पे मैं हूँ NG निधि गुप्ता, ठीक है, आप मान लेते हैं वो XYZ, मैंने आपसे कहा जाओ जाके मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख मिल रहे हैं ना आपको। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मर्डर ऑफ ABC। दिस इज अनलॉफुल कंसिडरेशन फॉर मी। इसी सिचुएशन में आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको उसका मर्डर करना है, तो वो क्या है? अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अगर होंगे आपके अग्रीमेंट के, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एम आई मेकिंग सम सेंस? अगर हम लोग एक अनलॉफुल काम करने के लिए, एक अनलॉफुल कंसिडरेशन लेने के लिए अग्रीमेंट करेंगे, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, फ्री कंसेंट। कंसेंट को पहले समझते हैं, कंसेंट क्या होता है। कंसेंट को समझते हैं, आप विजुलाइज करिए एक मुस्लिम शादी को। हो सकता है आपने रियल लाइफ में देखी हो, नहीं तो टेलीविजन पे, मूवीज में तो देखी होगी। एक मौलवी साहब बैठे हैं, एक साइड बैठा है लड़का, द ग्रूम, एंड दूसरी साइड है लड़की, द ब्राइड। अब मौलवी साहब पूछते हैं क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? पहले लड़के से अगर पूछा तो वो कहेगा कबूल है। फिर लड़की से पूछेंगे क्या तुम्हें कबूल है? वो कहेगी हाँ कबूल है। और एक बार नहीं, मौलवी साहब 3 बार पूछते हैं कबूल है, कबूल है, और वो 3 बार बोलते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, और तब शादी होती है। मतलब बचपन में ऐसा लगता था मैं 3 बार क्यों पूछ रहे हैं, एक बार पूछने से काम चल तो जाना चाहिए। एनीवे, वो इसलिए पूछ रहे हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले वो पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो आपसे आपकी रजामंदी जानना चाहते हैं, आपकी मर्जी जानना चाहते हैं, आपकी कंसेंट लेना चाहते हैं। कंसेंट है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से विलिंगली इस अग्रीमेंट में आ रहा हूँ, आ रही हूँ। ये हुआ कंसेंट, ठीक है, कि कबूल है, हाँ मुझे ये अग्रीमेंट कबूल है, ये हुआ आपका कंसेंट। अब फ्री, यहाँ पे फ्री मुफ्त 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 वाला फ्री नहीं है। यहाँ पे फ्री का मतलब है कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे ये कारण है कि मौलवी साहब आपसे मतलब जिसकी शादी है उससे पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार बुलवाते हैं, जिससे एकदम सर्टेन हो जाए कि वो जो शादी के अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों लड़का लड़की आ रहे हैं, ये उन्हीं की मर्जी से है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही इनके साथ, ठीक है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी चाहता है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल, अपनी विल
इच्छा कहते हैं ना उसको, अपनी मर्जी से आए, आपकी मर्जी होनी चाहिए उसमें। अब कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे आपकी मर्जी नहीं है, वो कैसे होगी? मैं यहाँ पे हूँ, एक बंदा आया, उसने मेरे यहाँ पे गन रख दी और बोला ये जो तेरी प्रॉपर्टी है ना, इसे 20,000 में मुझे दे दे। मतलब मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 20,000 में चाहिए और मैं दूंगी, मैं चुपचाप अग्री करूंगी क्योंकि यहाँ पर गन है। और जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जान है तो जहान है भाई, जिंदा रहूंगी तो दोबारा प्रॉपर्टी बना लूंगी, मैं अग्री करूंगी। लेकिन क्या यहाँ पर मैंने जो अग्री किया, मैंने अपनी कंसेंट दी, मैंने अपनी हामी भरी, वो मेरी फ्री कंसेंट थी? अगर ये गन यहाँ नहीं होती तो मैं क्या अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 20,000 में देती उसको? बिल्कुल भी नहीं देती। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए जब आप उसमें एंटर करो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं। The agreement must not be void। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? ये कुछ समझ में नहीं आया ना, फिर से बोलती हूँ। The agreement must not be void। void, अगर void वर्ड हमने समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगी स्टेटमेंट। void का लिटरल मीनिंग होता है empty, खाली। जो चीज मतलब खाली है वो कुछ है नहीं, खाली है मतलब है नहीं वहां कुछ। या void का एक और तरह से समझाऊं तो आपको, वो चीज पहले तो एम्प्टी मतलब कुछ है नहीं, ग्लास खाली है, ग्लास इज एम्प्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं वो। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंड नहीं होता। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो बताया है, उसे सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में हमारा अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। मल्टीपल एग्जांपल्स दिए मैंने अभी तक आपको, फिर से एक बार देखते हैं कैसे एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, जब मोहरी बीबी में धर्मोदास घोष ने किया तो वो एक माइनर था ना, वो क्या लीगली बाइंडिंग था? बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट, जब मैंने आपसे कहा मर्डर कर दो एबीसी का, और जब मैंने आपसे कहा एबीसी का मर्डर कर दो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग था? आपने कर दिया, मैंने पैसे नहीं दिए, आप कुछ कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, वो भी लीगली बाइंडिंग नहीं था। इसी तरह से और एग्जाम्पल हमने क्या देखा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जब पापा ने कहा फोन दिलवाएंगे अच्छे रिजल्ट पे और नहीं दिलवाया, तो क्या वो लीगली बाइंडिंग था? नहीं था। तो ये सारे अग्रीमेंट तो थे लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं थे। अब लीगली बाइंडिंग नहीं थे तो मतलब एनफोर्स नहीं हो सकते, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी तो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, एनफोर्स नहीं हो सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या है ये है वॉइड, खाली, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। इसको कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी लैंग्वेज अगर दे, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। अग्रीमेंट है, एनफोर्सिबिलिटी मिसिंग है, तो अग्रीमेंट इज वॉइड, कुछ नहीं है उसमें, कुछ वो खाली है, उसका कुछ नहीं होगा, एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, ये तो जो हमने ऊपर के अभी रिक्वायरमेंट्स देखी, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो नहीं हुए तो वॉइड होगा। प्लस इसके अलावा भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर दिया है एक्सप्रेसली मतलब एकदम साफ साफ कहा गया है कि ये वाले अग्रीमेंट्स अगर आपने किए, कुछ दिए हुए हैं 1 2 3 4, अगर आपने वो 1 2 3 4 अग्रीमेंट कुछ किए तो वो वॉइड है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं
एक लड़का एकदम लड़की के प्यार में पागल है, ठीक है, वो उसको बोलता है मैं तुम्हारे अलावा किसी से कभी भी शादी नहीं करूँगा, बस मर जाऊँगा पर तुम्हारे अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, और चलो अगर कर भी ली ना तो मैं पक्का तुम्हें 2 लाख रुपीस दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, और अगर कर ली तो तुम्हें इतना सर्टेन अमाउंट दूंगा। अब ऐसे सिचुएशंस में ये जो अग्रीमेंट है ये हमारा कानून कहता है इट इज वॉइड, क्योंकि ये एक आपके पास फ्रीडम है, आप जिससे मर्जी शादी करो। अब जब आप इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो आप एक वॉइड अग्रीमेंट कर रहे हो। चलो इसको और डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये सेक्शन आएंगे, जब ये टॉपिक आएंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतना सब कहने से मैं आपको जिस्ट में थोड़ा सा समझाना चाह रही थी कि वॉइड होता क्या है। जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता वो वॉइड होता है, और इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली एकदम साफ साफ हमारे कानून में लिखे हुए हैं कि ये तो भैया वॉइड है ही, इसमें तो ना आ देखो ना ता कुछ नहीं, एकदम वॉइड है ये वाले। तो अगर एक अब ये वॉइड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बार वापस से 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये नहीं हुआ तो आगे कैसे बढ़ोगे, स्टार्ट कैसे करोगे। सेकंड, लीगल ऑब्लिगेशन, पिक्चर जाना है, फोन दिलवाएंगे, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड का है, माइनर है, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड है, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, मर्डर कर दो पैसे दूंगा, गलत है। फ्री कंसेंट, गन रख के भाई कोई अग्रीमेंट करवाओगे ना तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। इट मस्ट नॉट बी वॉइड, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस सबको 2 सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो ये होगा जो आपकी स्क्रीन पे है, इन्हें वर्ड टू वर्ड ध्यान से पढ़ते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है मैंने, कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको समझने के लिए नीचे दिए हुए वेन डायग्राम पे ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्ट्स एक छोटे से सर्कल में है और अग्रीमेंट्स बड़े से सर्कल में, मतलब अग्रीमेंट्स ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट उनका एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि अग्रीमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पिक्चर देखने जाना, फ़ोन खरीदना बेचना, मोबाइल मिलेगा, या फिर जो धर्मोदास घोष ने किया, या जो हमारे मनी हाइस्ट में हुआ। अग्रीमेंट्स तो सब कुछ हो गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुए क्या ये सब? नहीं हुए ना। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होंगे, कब होंगे? जब अग्रीमेंट प्लस क्या होगा? एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है, तब होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट उसका एक सबसेट है, उससे छोटा है, क्योंकि अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तभी बनते हैं जब वो एनफोर्सिएबल होते हैं। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले अग्रीमेंट क्या होता है, ऑलराइट। सेकंड, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अभी इन्हीं को एक एक टॉपिक को उठाकर इस पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जो आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस हैं उन्हें 1 बाय 1 देखेंगे कि ये क्या है, क्यों है। अभी आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जिससे समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
ऑलराइट, अब हेयर एंड माय पार्ट और अब आपका काम शुरू होता है। आपके लिए मैंने ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। एक रजिस्टर लगाना है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का और उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में जाने के लिए हम स्मूथली ट्रांजिशन कर पाएंगे। ये मत सोचना कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे तो मैं ना करूं, या फिर अरे अभी तो मैंने पढ़ाई क्या है अभी ना करूं, अभी मैं पहले पूरा सिलेबस कर लूं फिर करूंगा, अभी मैं पहले रिवाइज कर लूं फिर करूंगा। यही करते रह जाओगे, एग्जाम का दिन आ जाएगा और प्रैक्टिस कभी नहीं होगी आंसर राइटिंग की। देखो, आप दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी कर लो, आप ये लेक्चर सुन लो, आप कोई और लेक्चर सुन लो, आप बुक्स पढ़ लो, आप स्टडी मटेरियल पढ़ लो, देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आए ना, तो वो 10 क्वेश्चन के आंसर आप क्या लिख के आते हो, नंबर तो उसी पे मिलेंगे। एग्जामिनर तो वही देखेगा जो आपने पेपर पे लिखा है, वो आपकी अदरवाइज नॉलेज कितनी है उसको जज नहीं कर सकता है। इसलिए एग्जाम को क्रैक करने की सबसे इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूं आज आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। और आपके पास तो टाइम भी 2 महीने का है, आज से स्टार्ट कर दो। आज जैसा भी लिखोगे, मान लो आपसे नहीं लिखा गया, अच्छा आपको नहीं समझ में आया, इट्स ओके, हम डिस्कस करेंगे तो आपकी उसमें इंप्रूवमेंट होगी। और धीरे धीरे ऐसे जब तक एग्जाम आएगा, सबसे पहले तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लोगे कि वहां पे जो क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली आप वो क्वेश्चन का आंसर पहले ही प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये काम पॉजिटिवली कर लेना। अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं सिर्फ एक थॉट के साथ, ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ। भ्रम है, भ्रम। एक दिन में कोई सक्सेसफुल होता है, ये एक भ्रम है। अगर आपको लगता है अभी टाइम है ना, चल आज तो अभी वीडियो देख ली ना, अब बंद कर, अब पबजी खेलते हैं, अब नेटफ्लिक्स चलाते हैं, लास्ट डे आएगी ना, मैं लास्ट 20 डेज में एकदम फटाफट 24/7 पढ़ूंगा और क्लियर कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। ना ऐसा हुआ है, ना आपके साथ होगा, आप कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं हो। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, और अब तो पुल अप योर सॉक्स, बस एकदम पढ़ाई में जुट जाओ और रोज मेहनत करो, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, ऑन दिस नोट इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इन क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे, ये टॉपिक्स रिवाइज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा क्या है। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिससे हम ये पूरा सिलेबस जल्दी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ गुड डे।